हे एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आई होप यू ऑल आर गुड। कल डेली न्यूज एनालिसिस कल से मैंने शुरू किया था, बट एको की प्रॉब्लम के चक्कर में वो अच्छी तरीके से आप तक पहुंच नहीं पाया। और मुझे लग रहा है आपके और खुशबू मैम के बीच में आके वो जगह बनाने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मैं करूँगा भी। एंड मैंने कल भी कहा था कि आई एम ऑन योर साइड, कि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर किसी एक टीचर के साथ पढ़ते पढ़ते किसी वजह से दूसरे टीचर पर शिफ्ट करना पड़ता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों इनिशियल चेंज के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को अच्छी तरीके से डीएनए उसी तरीके से मिलता रहे जैसे खुशबू मैम देती थी। ठीक है, ये तो कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर कर रहे हैं। फैटेफ, यमुना फ्लड प्लेन्स, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो टेबल किया गया है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023 जो लोकसभा में पास हो गया। हम देखेंगे कि इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिसपे एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात की गई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की। ठीक है, ब्रॉडली अच्छी न्यूज़ है। और शुरुआत हम करते हैं फ्रंट पेज के साथ ही। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स मिश्रास टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15। ठीक, अब न्यूज़ क्या है कि इसी 11 जुलाई के आसपास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा जी, उनका टेन्योर अब बार बार ऐसे एक्सटेंड करना इलीगल है। 5 साल तक ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है और अपोजिशन ईडी के ऊपर कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल उठाती ही रहती है। ठीक, लेकिन अभी यूनियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि जो फैटेफ है वो ये देख रहा है, फैटेफ में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान है वो ईडी डायरेक्टर ही है, और अगर ये नहीं गए तो इंडिया की ग्लोबल इमेज पे फर्क पड़ जाएगा। हालांकि इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या आपको लग रहा है कि आपकी पूरा सिस्टम है वो एक ही आदमी चला रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात नहीं है। इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स थी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज से ज्यादा ये है कि फैटेफ एक्चुअली क्या है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि फैटेफ है क्या। फैटेफ एक ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फैटेफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। 1989 में सेटअप किया गया, G7 की मीटिंग में पेरिस में जो हुई थी वहां सेटअप हुआ, पर पहले G8 था ये। ठीक, इनिशियली इसका काम ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जाएगा, लेकिन 9/11 के अटैक के बाद ये भी देखा जाने लगा कि जो टेररिस्ट के पास जो जिस तरीके से पैसा पहुंच रहा है, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग करके सिर्फ बिजनेसमैन अमीर नहीं बनना चाह रहा है। वो जन्नत मूवी देखी होगी आप सभी लोगों ने, कि जहां वो बेटिंग करता है और उसका बेटिंग का पैसा किस तरीके से उसके ऑक्टोपस के जैसे अलग अलग वो होते हैं, आर्म्स होते हैं, उसी तरीके से उस बेटिंग के पैसा भी कुछ इलीगल चीजों में जा रहा है, कुछ सीधा टेररिस्ट की फाइनेंसिंग में जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक डायरेक्ट कनेक्शन टेररिस्ट फाइनेंसिंग से है। तो इसीलिए 9/11 के अटैक के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी फैटेफ देख रहा है। ठीक है, कौन सी डिसीजन मेकिंग बॉडी इसकी सुप्रीम है, तो इसका नाम है फैटेफ प्लेनरी, और ये हर साल 3 बार मिलती है। ठीक है, ब्रॉडली 3 टाइम्स मिलती है, 3 साल में एक बार नहीं मिलती। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ के हल्का सा ट्वीक आता है, और हमें लगता है ये पढ़ा था, पर एग्जैक्ट नंबर क्या है कि 3 साल में एक बार हुई या 1 साल में 3 बार हुई है। ठीक है, इन नंबर्स पे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि अगला आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट इज द एनाटॉमी ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स। एनाटॉमी मतलब द स्ट्रक्चर, कि यमुना फ्लड प्लेन्स का स्ट्रक्चर कैसा, किसी भी स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी को ये कहा जाता है। और अभी यहाँ पे यमुना फ्लड प्लेन्स की बात होगी। ब्रॉडली यमुना फ्लड प्लेन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी सब लोगों ने न्यूज़ में देख लिया होगा कि दिल्ली के क्या हालात रहे हैं पिछले 60 साल में। इस तरीके से इतनी सारी बारिश और इतना ज़्यादा बाढ़ के हालात अभी तक नहीं देखा गया। इवन आपकी खुशबू मैम भी जहां से आती हैं वो यमुना को क्रॉस करते हुए आती हैं, और वो मेट्रो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जा रही है इस वक्त, अभी तक हो जा रही थी बार बार। तो ब्रॉडली इसके रीज़न क्या है, अगर हम इसे अभी तो हम दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में और यमुना के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझ रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो पिछले साल इस साल तो ये दिल्ली में हुआ, लास्ट ईयर 2022 में ये हुआ था बेंगलुरु में। ठीक, इसी तरीके से फ्लडिंग का पूरा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। उससे 1 साल पहले चेन्नई में, तो चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, और इसी वक्त आज या कल की ये न्यूज़ है कि मुंबई में भी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है फ्लडिंग की दिक्कतों की वजह से। ठीक, तो ऐसी क्या वजह है कि जो अर्बन इलाके हैं वो इन चीज़ों को देखते जा रहे हैं, और इसको यमुना के कॉन्टेक्स्ट में समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्यों फ्लड प्लेन्स इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। ठीक है, यमुना की बात करें तो एक बहुत ही रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं
अनुपम मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा है कि यमुना इज दिल्ली इज रियल टाउन प्लानर। ठीक, यमुना ने ही दिल्ली को बसाया है और यमुना ही वो वजह है जिसकी वजह से पिछले कई 100 सालों से जो मिडिवल टाइम्स के राजा महाराजा हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारी सियासत है, सल्तनत है, वो दिल्ली के आसपास से ही चले, और उस दिल्ली के आसपास से चलने की वजह यमुना है। यमुना से थोड़ा और पीछे जाओ, जैसे मगध की टाइम की बात की जाती है, तो क्यों इलाका वहाँ प्रॉस्परस होने के की मतलब जो इलाका प्रॉस्परस हुआ वो मगध का इलाका क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके आसपास पानी था, रिवर था। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और यमुना को इसीलिए कि परफेक्ट प्लानर, परफेक्ट टाउन प्लानर कहा जाता है। इट इंश्योर्स अ कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई टू दिल्ली एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमीन फॉर फ्लड्स और फ्लड्स। ठीक है, इतना ज्यादा भी इसका जलस्तर नहीं होता कि एकदम फेमीन मतलब फ्लडिंग आ जाए, और इतना मेंटेन रहता है कि कहीं भुखमरी ना होने लगे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे कई सारी दिक्कतों की वजह से ये जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, प्रेजेंटली द सिटीज हैphazard कंस्ट्रक्शन, रैपिड अर्बनाइजेशन, हाउसिंग इश्यूज एंड लैक्स रेगुलेशंस हैव लेड टू द एनकरेजमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स। अब इसमें जो ब्रॉडली हम बात करने जा रहे हैं वो फ्लड प्लेन्स ही करने जा रहे हैं। ये जो सारी दिक्कतें आ रही हैं मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, ये सब बेंगलोर में, ये सब हो रहा है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन क्या होता है? जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक, तो इसके आसपास का जो इलाका है ना, ये इन्हें फ्लड प्लेन कहा जाता है। कि रिवर को ये आज़ादी हो कि वो अगर किसी वजह से, उसका बारिश की वजह से या स्नो मेल्टिंग की वजह से, जिस भी वजह से उसका जो जल स्तर है, जो पानी का वाटर मार्क है, वो बढ़ने लगे और उसके अंदर पानी स्वेल होने लगे, तो उसके पास ये लिबर्टी रहे कि वो थोड़ा सा फैल सके, थोड़ी अपनी बाहों को, थोड़ी अपने हाथों को फैला सके अच्छी तरीके से। ठीक, पर यमुना के पास ये लिबर्टी नहीं है क्योंकि उसके फ्लड प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। वही जो रैपिड अर्बनाइजेशन, हैphazard कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वो हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि यमुना सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, 5 और स्टेट्स की लाइफलाइन है। वो कौन सी 5 स्टेट्स है ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एंड द river has a right to expand and access its floodplain for breathing, which is embedded by excessive concretization। ठीक, इस फ्लड प्लेन पे, ये जो फ्लड प्लेन की बात की गई है ना, इसकी अगर ये रहता है, फ्लड प्लेन्स की जरूरत क्यों है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जाके फ्लड जोनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लड प्लेन? फ्लड प्लेन्स प्लेज अ पिवटल रोल इन स्लोइंग water runoff during the floods, recharging groundwater and storing excess water, which contributes to Delhi's water supply। अब यहाँ पे जो कंक्रेटाइजेशन हुआ, जैसे मैंने आपको बात की थी कि फ्लड के आसपास का इलाका खुला रहना चाहिए, उसके आसपास कंक्रेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन नहीं आना चाहिए। रीजन, क्योंकि अगर इसके आसपास मिट्टी रहेगी ना, तो जो पानी, जो मैंने कहा कि रिवर स्वेल करेगा, तो जब रिवर स्वेल करेगा तो इसके आसपास जो पानी आ पाएगा उसे ग्राउंड अच्छी तरीके से सोख पाएगा, पहली चीज ये। ठीक, और अगर वो सोख लेगा तो उससे एक फायदा तो ये होगा कि वो पानी ऊपर नहीं रहेगा और फ्लडिंग की दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि ग्राउंड वाटर जो है वो अच्छी तरीके से रिचार्ज होगा। ठीक है, और पीने की सप्लाई के लिए लोगों के पास बेहतर पानी रहेगा, या वाटर की जो सप्लाई है वो लोगों के पास रुकेगी नहीं। तो एक फ्लडिंग की दिक्कत रुकेगी, दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तीसरा लोगों की डे टू डे लाइवलीहुड सही रहेगी। और ये किस तरीके से हो सकता है कि आसपास रिवर के फ्लड प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन ना किए जाए, उसे कंक्रीट ना बना दिया जाए, उसके पास वो मिट्टी से जुड़े रहने का एक लिबर्टी हो। ठीक, हालांकि इसके ऊपर एनजीटी ने भी 2016 में इंटरवेंशन किया कि कोई भी एक कंप्लीट बैन लगा दिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे अंटिल द यमुना इज रिस्टोर्ड एंड मेड पोल्यूशन फ्री, बट ये हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। और सिर्फ यही नहीं, 2016 नहीं, उससे पहले से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जैसे अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन की हमने बात की है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब पार्टीशन हुआ तो वहां से बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे। तो वेस्टर्न पंजाब से जब वो लोग आए तो वो इसी दिल्ली के इन्हीं फ्लड प्लेन्स पे आके बसने लगे। अगेन फ्लड प्लेन्स पे आके बसेंगे तो वहां पे अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो कंक्रेटाइजेशन होगा, कंक्रेटाइजेशन होगा तो मिट्टी से रिवर का कनेक्शन जो है वो टूटेगा, एंड इवेंचुअली फ्लडिंग और वाटर रिचार्जिंग की दिक्कतें पैदा होंगी। तो एक दिक्कत तो यहाँ आई। दूसरी दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप अपने किसी ना किसी मेंस के आंसर में, एसए के आंसर में इन एंगल्स को जोड़ने की जरूर कोशिश करना। पहले मैं बता देता हूं, द 1982 एशियन गेम्स फर्दर इंटेंसिफाइड अर्बनाइजेशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड पोल्यूशन एज द सिटी स्ट्रगल्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक,
1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे तो उसकी वजह से जो हैफजर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ था उसके फ्लड प्लेन्स के आसपास, यमुना फ्लड प्लेन्स के आसपास दिल्ली में, उसकी वजह से भी आज जो दिक्कतें हम देख रहे हैं ना वो है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये एक तरीका है, मतलब ये एक अच्छा डायमेंशन है आप किसी भी अपने आंसर में दोगे। आप अपना रिवर वाला जब कोई आंसर लिख रहे हो, ठीक है, रिवर वाला कोई आंसर लिख रहे हो, ज्योग्राफी का कोई आंसर लिख रहे हो, तो उसमें अगर आप एक गेम्स वाला एंगल डाल पाओगे कि या कभी कोई ऐसा स्पेसिफिक गेम पे क्वेश्चन आया, ओलंपिक पे कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके जब नेगेटिव चीजें आप बता रहे होगे तो उसमें एक ये भी एग्जांपल डालो कि 1982 में जो एक एशियन गेम हुआ तो उसका रिजल्ट ये है कि आज भी दिल्ली इस बाढ़ की समस्या से जूझ रही है। अगर इस तरीके से आप अपने आंसर को इंटरकनेक्ट कर पाओगे ना, कि आपने हिस्ट्री का, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने एक ज्योग्राफी का एस्पेक्ट डाल दिया उसमें, या उसमें अगर कोई हिस्ट्री के किसी कैरेक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पर्सनालिटी के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर कोई आज के समय में मूवी बनी है तो उसको आर्ट एंड कल्चर से जोड़ने की कोशिश की, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कर सकते हो। है आपके पास 250 वर्ड्स ही, अब जो उसमें जितना ज्यादा इनोवेशन डाल पाएगा उसको उतना ज्यादा मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे इतनी देर तक रुका हूं कि जब आपको इस तरीके के पॉइंट्स मिले ना तो इनको जरूर नोट डाउन कर लिया करो। ठीक, और इसका जो सोल्यूशन है, जो ब्रॉडली ये जो फ्लडिंग हो रही है और फ्लड प्लेन्स के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसका मेन रीजन ये है कि फ्लड प्लेन की जोनिंग नहीं हो रखी है ना। व्हाट इज फ्लड प्लेन जोनिंग? जैसे ये रिवर है तो 1 2 3 4 ये हो गए जोन्स। ठीक, फर्स्ट जोन में बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, सेकंड जोन में वो कंस्ट्रक्शन होगी जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी। ठीक, देन थर्ड, देन फोर्थ के बाद प्रॉपर सिविलाइजेशन, प्रॉपर अर्बनाइजेशन होगा। ये होती है फ्लड जोनिंग। और इसी फ्लड जोनिंग को जब लोग आए और वो बसने लगे तो इसको अपनाया नहीं गया। तो ये फ्लड जोनिंग की दिक्कत है मास्टर प्लान में, which allows the poorly implemented policies has facilitated the acquisition of river land for private and public real estate। ठीक, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अनप्लैंड अर्बनाइजेशन और एनक्रोचमेंट जो यमुना फ्लड प्लेन्स का हो रहा है, इससे दिल्ली की वाटर सप्लाई को और इकोलॉजिकल बैलेंस को बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, इट पोज अ सेवियर थ्रेट टू दिल्लीज वाटर सप्लाई एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इंप्लीमेंटिंग फ्लड प्लेन जोनिंग, ये वाली फ्लड प्लेन जोनिंग की 1 2 3 4 इसके बाद चीजें हों, सेकंड में इस तरीके से चीजें हों। इंप्लीमेंटिंग फ्लड प्लेन जोनिंग एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आर एसेंशियल टू प्रिजर्व यमुनाज नेचुरल फंक्शन एंड इंश्योर्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द सिटी। सिटी के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए फ्लड प्लेन्स को संभालना और उस फ्लड प्लेन को संभालने के लिए फ्लड जोनिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यही था एनाटॉमी ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, वेइंग इन ऑन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। अब ये बिल जो है ये लोकसभा, ये बिल टेबल किया गया है और इसके आने के बाद जो बहुत सारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, एकेडमिक कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है। रीजन क्या है? इस बिल पे जाने से पहले एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सभी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बोलते हुए सुन लिया होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है भारत का, जल्द से जल्द उसे अचीव करना है। और जब गवर्नमेंट का ये है तो फिर सारे ऑफिशियल्स का और मतलब जो सिस्टम है उसका भी काम यही है कि वो इस डायरेक्शन में जाए। लेकिन इस डायरेक्शन में जाने के लिए नीति आयोग ने ये कहा है कि अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए ना, तो हमारा जो रिसर्च के ऊपर, R&D के ऊपर बजट होना चाहिए ना, वो 2.2%, लगभग 2% GDP से ज्यादा होना चाहिए। और अभी कितना है? 0.6%। ठीक, तो जब इतना गैप है, लगभग 4 गुना, 3.5-4 गुना का गैप है, तो वो जो सारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उससे रिलेटेड, इकोनॉमी से ही रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो वो कैसे अचीव हो पाएगी? और उसे अचीव करने के लिए ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल आया है ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। ठीक, introduction is the NRF bill aims to establish a prominent body for research and development, fostering innovation and nurturing a research ecosystem in all universities and colleges nationwide। ठीक है, अब ये काफी टाइम से बात हो रही थी, कोई एक ऐसी एपेक्स बॉडी हो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ठीक तरीके से देख पाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से स्ट्रीमलाइन नहीं है। जैसे मैंने कहा 0.6%, और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी
जो बड़े बड़े नेशंस हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स 2% के ऊपर R&D पे, चाइना 2% के ऊपर, इसराइल 4% के ऊपर, साउथ कोरिया 4% के ऊपर, तो जो इतने डेवलप्ड नेशंस हैं अगर इनकी बराबरी हमें करनी है तो हमें अब उस प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। रिजल्ट तो वो है कि वो उस तरफ पहुंच गए, बट वो जो प्रोसेस है वो यही है कि R&D पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए। और इस बिल के आने के बाद द बिल प्रपोजेस टू रिप्लेस साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व which through the act of 2000 मतलब सर्व एक्ट ऑफ 2008 which currently serves a similar purpose under डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा वही पहले सर्व करता था, बट अब वो सर्व पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा, एक्चुअली इसके अंदर सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये एनआरएफ का जो प्रपोजल है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के कस्तूरी रंगन कमेटी में दिया गया था, पहली बार इसमें प्रपोज किया गया है, एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट एनआरएफ टू प्रमोट द फंड रिसर्च। और लेटर यही कॉन्सेप्ट अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2020 की, उसमें भी एक्सेप्ट किया गया है। उसी एनईपी के थ्रू आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके डिग्री के साथ साथ अगर आप अपने यूपीएससी के ड्रीम को भी परस्यू करना चाहते हैं तो उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके तथास्तु एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ लेके आया है। डिग्री विद आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका डिग्री भी होते रहे। यू मस्ट चेक आउट दिस। अगर आप कम टाइम में, वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी हम कई बार डीएम तक सोच के रुक जाते हैं, बट जो 21, 22, 23 साल में बन जाते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी उस लेवल पे जाते हैं। ठीक है, और इवेंचुअली सबका सपना वही है कि 21-22 साल पे आईएएस हो जाए, तो वाई नॉट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। खैर, आर्टिकल पे आते हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी ने प्रपोज किया है ये आइडिया कि एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल आए। हालांकि इन्होंने कहा था कि 10,000 करोड़ के आसपास अलॉट करना चाहिए। द एग्जिस्टिंग फंडिंग बॉडीज जैसे कि डीएसटी, आईसीएमआर, यूजीसी एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके अंदर काम करती रहेंगी, उन्हें नहीं हटाया जाएगा इसके अंदर से। ठीक, इस बिल का मेन पर्पस ये है कि ये जो इनएडुकेट रिसर्च स्पेंडिंग है ना, इनएडुकेट जो रिसर्च के ऊपर अभी उतना फोकस नहीं किया जाता है, उसे एड्रेस करने। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इंडिया 0.65% ऑफ द जीडीपी खर्च करता है, लेकिन जिस जगह हमें पहुंचना है वहां यूएस 2.8, चाइना 2.1, इसराइल 4.3, साउथ कोरिया 4.2। ठीक, तो इस तरफ पहुंचना है तो हमें अपने रिसर्च के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। NRF is expected to receive a maximum annual grant of 2,800 crores over the next 5 years. It is just 14%, जो कस्तूरी रंगन कमेटी में 10,000 करोड़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 10,000 करोड़ प्रपोज किया गया है, तो अभी भी उतना बजटरी एलोकेशन नहीं हो पाया है। ठीक, अभी भी 14% ही, जितना उन्होंने बोला था उसका 14% ही हो पाया है। अब इसके साथ कुछ दिक्कतें हैं, अगर इन दिक्कतों को एड्रेस कर दिया जाएगा तो चीजें काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ सर्व प्रोग्राम्स, जैसे मैंने शुरू में बताया, सर्व डिसॉल्व तो हो ही रहा है, साथ में एनआरएफ के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, और उसकी वजह से जो भी उसके सारे रिसर्च के प्रोग्राम चल रहे थे ना, वो अब एनआरएफ की जिम्मेदारी है। लेकिन एक प्रैक्टिकल दिक्कत जो अभी तक इंडिया में देखी गई है इसके साथ, वो ये है कि जब भी कोई नया डिपार्टमेंट बनता है ना, तो वो कोशिश करता है यार ठीक है, पुराने वाले बुजुर्ग लोग अलग थे जो थे, ठीक है, मैं अपनी चीज़ों को नए सिरे से शुरू करता हूँ। लेकिन जो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स एनआरएफ में शुरू किए गए होंगे, तो क्या उनकी स्पेंडिंग उस तरीके से अच्छी तरीके से हो पाएगी, ये एक सवाल है। यही कहा जा रहा है, हाउएवर द एक्सपीरियंस शोज द न्यू स्कीम्स ऑफन रिसीव लोअर फंडिंग देन द टोटल ऑफ डिसकंटिन्यूड स्कीम व्हेन दे आर मर्ज्ड। ठीक, जब मर्ज कर दिया जाता है तो पुराने वाले फंडिंग स्कीम्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। आर्टिकल में ये भी लिखा, आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है। अब फंडिंग के सोर्सेज के साथ भी दिक्कत है, बिकॉज द गवर्नमेंट्स ग्रांट ऑफ बजटरी सपोर्ट फॉर द एनआरएफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 14,000 करोड़, while the remaining 36,000 crore will be sourced from industry and private philanthropy। ठीक है, प्राइवेट फिलॉन्थ्रफी और इंडस्ट्री के थ्रू इसे सोर्स किया जाएगा। तो अगर इन दोनों चीज़ों को सिग्निफिकेंटली एड्रेस कर दिया जाए, ये तो बहुत अच्छा स्टेप माना जा रहा है। जो भी पूरे हमारे एकेडमिशियंस, जो हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि एनआरएफ की तरफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो रिसर्च की तरफ ध्यान अपना बढ़ा रही है। तो इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च फंडिंग इन इंडिया, एम्पावरिंग एन एपेक्स बॉडी टू स्पेयरहेड रिसर्च एंड इनोवेशन। लेकिन वो जो दो दिक्कतें हैं, पहली दिक्कत तो ये इंटीग्रेशन वाली, अगर पुरानी प्रोग्राम्स को नए प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट अच्छी तरीके से किया जाएगा और उनके जो पुराने चले आ रही जो रिसर्च की चीज़ें हैं, अगर वो कंटिन्यू हो पाएंगी तो वो बहुत अच्छा होगा।
और उसके अलावा जो फंडिंग की बात की जा रही है, अगर वो फंडिंग एड्रेस कर दी जाएगी, क्योंकि अभी भी 14% की फंडिंग ही जो कस्तूरी रंगन कमेटी में बोला गया उसकी 14% ही है। अगर ये दोनों चीज़ें, ये दो प्लग्स कर दिए जाएं, तो इंडिया जिस तरफ पहुंचना चाहता है, जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ पहुंचना चाहता है, वहां जाना उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, हो गया एक और आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। द हॉर्नेट्स नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। अब एक फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल आया है, इससे पहले कुछ दिन पहले इसे जब टेबल किया गया था लोकसभा में, तब बहुत ज़्यादा बवाल मचा था कि इसकी वजह से फॉरेस्ट को फ़ायदा होने की जगह काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और 26 जुलाई को, इसी 26 जुलाई को 3-4 दिन पहले ये पास भी हो गया है। तो ब्रॉडली इसके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इस आर्टिकल में लिखा है कि इस बिल के आने की वजह से जो नुकसान है वो फ़ायदे से ज़्यादा है। एंड एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको तो हर चीज़ का, आपको किसी भी चीज़ का बहुत सारे फायदे दिख रहे हैं, तो भी आपको ये नज़रिया रखना है कि इसके क्या क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, कि ये सब अच्छा तो है पर इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो ये हैं, और इन नेगेटिव्स को मैं किस तरीके से प्लग कर सकता हूँ, कि इन लूप होल्स को मैं किस तरीके से एड्रेस कर सकता हूँ। ब्रॉडली ये काम है, कुछ अच्छा सा सोचना, उसमें से कुछ नेगेटिव निकल के आए, कुछ लूप होल्स हैं, उससे कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को एड्रेस करने के अंदर करने की आपकी कैपेबिलिटी। ठीक, तो इस आर्टिकल को पढ़ के भी हम यही समझेंगे कि किस तरीके से ये कमियां क्या हैं फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल में जो आई हैं। ठीक है, प्रियम्बल तो इसका बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 वाज पास्ड बाय लोकसभा एक्सप्रेसिंग कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। इंडिया जो 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करना चाहता है, उसे अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। इट क्रिएट्स अ कार्बन सिंक, इंक्रीजेस फॉरेस्ट कवर एंड इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। ठीक, ऐसा इसका प्रियम्बल बोल रहा है कि हम दो जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे 2070 तक, कार्बन सिंक क्रिएट कर देंगे, फॉरेस्ट कवर को हम बढ़ा देंगे, और लाइवलीहुड जो लोगों की, जो कम्युनिटीज़ की, जो लोगों की फॉरेस्ट के ऊपर लाइवलीहुड है उसे भी बेटर करेंगे। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है गोदवर्मन जजमेंट पे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जजमेंट, क्योंकि ये जजमेंट जब आया था तब ये कहा गया था कि ये फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के एक्सपेंशन के लिए, और इवेंचुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, इंडियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। किस तरीके से? द बिल रिस्ट्रिक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ लैंडमार्क गोदवर्मन जजमेंट ऑफ 1996 which had expanded the definition of forest to include areas with tree। कोई भी एरिया है ना, इस जजमेंट ने कहा था कि कोई भी अगर एरिया है उसमें कुछ ट्रीज हैं तो उसको भी फॉरेस्ट का एरिया माना जाएगा। ठीक, अब इंडिया ये चाहता है, इंडिया ने भी जो अपनी रिसेंट रिपोर्ट निकाली तब उसमें उसने बहुत शान से बात कही कि हमारा 28% का फॉरेस्ट कवर है और हम इसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ये आएगा तो ये इस डेफिनेशन को कैंसिल आउट कर देगा, और जो हमारा 28% का फॉरेस्ट कवर वाला जो हमारी बात है वो दब के रह जाएगी। The critical ecological areas like Aravalli Hills in Delhi NCR and which is vital for water security may be affected by these amendments। जो क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन्स हैं वो भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से इफेक्ट होंगी। कैसे इफेक्ट होंगी आगे जाके देखते हैं। कि कुछ जैसे इस बिल में ये कहा है, द बिल एग्जेम्प्ट सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये इंडिया है तो इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो अगले 100 किलोमीटर तक इंडिया सिक्योरिटी के नाम पे, कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अगर वो किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है या किसी तरीके से फॉरेस्ट के स्टेटस में चेंज लाना चाहता है तो वो ला सकता है। अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है तो सारे लोग बहुत जल्दी भावुक होते हैं, बट यहीं पे आप सारे लोगों से अलग हो, आप एस्पिरेंट हो, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। तो ये जो नेशनल बॉर्डर्स के ऊपर 100 किलोमीटर तक चेंज आ सकता है फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्सक्लूड करने से, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि इसमें जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जैसे हिमालयन रीजन्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उसे एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो 100 किलोमीटर वाली एक दिक्कत है, इसके अलावा दूसरी दिक्कत ये है कि ये यूनियन गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर देता है कि वो एनी डिजायर्ड यूज के लिए, मतलब जो ऑलरेडी बिल में मेंशन्ड है कि इन कामों के लिए लैंड को यूज किया जाएगा, इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट का मन कर जाए तो वो उस बिल के, उस एक्ट के ऊपर चलने की उसे ज्यादा जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। जैसे द बिल ग्रांट्स unrestricted power to the union government to specify any desired use beyond the act's original or amended provisions, raising concerns about potential forest resources exploiting
एक्सप्लॉयटेशन विदाउट द एडिक्वेट एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। तो ये दिक्कत है, जो गवर्नमेंट के पास जो अनलिमिटेड पावर है उसके ऊपर एक चेक तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम इसमें दिया गया है वो ये है, जो नेगेटिव पॉइंट है, जो लूप होल है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ये है कि जो रेलिवेंट फॉरेस्ट लॉज हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ट्रेडिशनल डिवेलपर्स एक्ट ऑफ 2006, इसको बहुत कहा जा रहा है कि ये बुक इसे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा है, ये बिल इसे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा है। अब जब यूसीसी आया था तब हम बहुत बार ये बात कर रहे थे, जो इसमें एक बात बार बार आ रही थी कि क्या पूरे इंडिया के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर पाना प्रैक्टिकल है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, लगभग 200 से ज्यादा ट्राइब्स हैं जहां पे उनके कानून को देश के कानून से, उनके कस्टम्स को देश के कानून से ऊपर माना जाता है और उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। लेकिन जिस चीज से ये लोग सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं वो तो अपनी जमीन, अपने जंगल से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। इवन मणिपुर में भी जो सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो कुकी और ये मेती कम्युनिटी के बीच में जो पूरी फाइट है, वो किस लिए है? वो इसीलिए तो है क्योंकि एक जजमेंट आ गया 10 साल पहले, 2013 के आसपास, ये बोला गया मणिपुर हाई कोर्ट की तरफ से कि जो हिल एरिया के लोग हैं या जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें हिल एरिया पे जमीन लेने के लिए सोचो, ऐसा सोचा जाए। तब भी दिक्कत हुई थी। इस बार जब जजमेंट आया 2023 में तो दिक्कत वो और ज्यादा, अब तो वो क्या हालात है मणिपुर की, पिछले 3 महीनों से वो जल ही रहा है, ठीक। तो और वो उसका रीजन क्या है? वो ये रीजन है कि एक स्टेट में रहने वाली मेइती कम्युनिटी वो कुकी कम्युनिटी की लैंड पे ना आके रहने लगे। जो 10% का इलाका है वो उसी पे रहे, 90% का इलाका कुकीज के पास ही रहे, क्योंकि 10% डेवलप्ड है, 90% जो कुकीज हैं वो अंडर डेवलप्ड है क्योंकि वो हिल्स में रहते हैं और उस हिल पे मेती को भी आने की इजाजत नहीं है। तो जब उनको आने की इजाजत नहीं है तो गवर्नमेंट्स या बहुत सारे लोग जो बाहर से जाएंगे, और हमने कई बार देखा है एंशिएंट, मतलब मॉडर्न, ये जो ब्रिटिश का टाइम था, चाहे संथाल हो चाहे जो भी रिबेलियन हो, किस तरीके से वहां उनकी जमीन पे एक हमले की तरीके से अभी भी देखते हैं उसको, ठीक है। तो तीसरी बड़ी दिक्कत ये है, एक्सक्लूजन एंड ईज ऑफ फॉरेस्ट एरिया डाइवर्जन में लीड टू द फॉरेस्ट पीपल्स इंस्टीट्यूशंस बीइंग साइडलाइंड, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कंसल्टेशन, ठीक। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने की जरूरत है। वही कि इसके जो पॉजिटिव्स थे, अब जो लूप होल्स हैं उसके अलावा जो उन लूप होल्स को एड्रेस किस तरीके से किया जाएगा वो बात इसमें कर लेते हैं। द फास्ट ट्रैकिंग स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट इज एसेंशियल, कि स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट जो है उनका फास्ट ट्रैकिंग जरूरी है, बट अ ब्लैंकेट एक्सेप्शन फ्रॉम रेगुलेटरी लॉज माइट नॉट बी द आइडियल सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि अब यूनियन गवर्नमेंट के पास जो ये जो अनलिमिटेड पावर वाला ये जो फैक्टर है ना, ये नहीं होना चाहिए। एक ब्लैंकेट, मतलब ये जो ब्लैंकेट बैन दे दिया गया है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस तो होने ही चाहिए, ठीक, और भले वो सिक्योरिटी का इशू हो। सेकंड, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस शुड बी एक्सपीडिटेड एंड अननेसेसरी डिलेज इन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, अननेसेसरी डिलेज उन्हें अवॉइड करना चाहिए व्हाइल इंश्योरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक। तो ब्रॉडली यही बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो काम करें वो अननेसेसरी डिले ना करें और काम स्मूथ तरीके से हो, जिससे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम अच्छी तरीके से बनाया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल, नो एक्यूरेट काउंट ऑफ पीडब्ल्यू पॉपुलेशन सेज पार्लियामेंट्री पैनल, ठीक। अब इसकी ये पूरी सिचुएशन क्या है? वो ये है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ना ऑन सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, उसने थोड़ा सा यूनियन गवर्नमेंट को टाइट किया। उसने कहा कि आप ये जो डेटा वगैरह दे रहे हो किस तरीके से दे रहे हो, क्योंकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है इनको कहा जाता है दे आर द बिगेस्ट, दे आर द इनविजिबल माइनॉरिटीज, चाहे दुनिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, क्योंकि इंडिया में माना जा रहा है कि लगभग 2% के आसपास के लोग, अब इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 2% लगाओ, वो पीडब्ल्यू जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में किसी न किसी तरीके से फिट हो जाते हैं, और इनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस है नहीं। इवन इनके नंबर्स पता चलने में भी अब दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि जो 2021 का सेंसस होना था वो कोविड की वजह से टल गया, तो उसकी वजह से पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से इनके नंबर्स को ट्रैक कर पा रहे हो, ठीक। हालांकि जो यूनियन गवर्नमेंट ने जवाब दिया है वो क्या है क्या नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The government explained that the data on PWs are largely taken from decennial census conducted by the Office of Registrar General, ठीक। कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एंड द सैंपल सर्वे ऑन डिसेबिलिटी कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर आता है, ठीक। तो इसीलिए हम एक बार NSO को भी देख लेते हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है कि NSO क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
It is the nodal agency responsible for conducting statistical surveys and collecting vital data across various sectors in India. जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑपरेट होती है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, वो जमाने लद गए ओनली वाले कि ओनली वाले सारे आंसर्स गलत होंगे। वो टाइम बीत गया कि मिनिस्ट्री वाला जो माई बाप वाले क्वेश्चन आएंगे वो ब्रॉडली नंबर्स या मिनिस्ट्रीज इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल फैक्ट है, तो ये ब्रॉडली इसीलिए यूपीएससी पूछता है कि गलती होगा। अगर आपको सही थोड़ा सा सुना है तो बाकी आप गलत एलिमिनेट कर दो, बट अब ऐसा नहीं है, ओनली भी ठीक हो रहा है, स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज भी ठीक हो रही हैं, तो आपको पर्टिकुलर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने जो अभी अच्छा स्टार्टिंग स्लाइड के शुरू में जो मैंने पूछा था, ये जो फैटेफ प्लेनरी है वो साल में कितनी बार मिलती है? वो 1 साल में 3 बार मिलती है, 3 साल में 1 बार मिलती है? कमेंट करके आप बताओ। द एनएसओ ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। की सर्वेज जो हैं इसके, जो ब्रॉड की सर्वेज ये करते हैं वो 2 हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सैंपल सर्वे विच प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द इंडिया सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। इंडिया के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर जानना है तो एनएसओ ऑफिस के थ्रू ये वाला सर्वे होता है, नेशनल सैंपल सर्वे। और अगर इंडस्ट्री का डेटा कैप्चर करना है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा कैप्चर करना है, तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एएसआई, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो एएसआई इंडस्ट्रियल डेटा कैप्चर करने के लिए, और नेशनल सैंपल सर्वे इंडिया की सोशो इकोनॉमिक जो हालात हैं उनको देखने के लिए। और करवाता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मॉस्पी। और नोडल एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिस्टिकल सर्वे एंड कलेक्टिंग वाइटल डेटा अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। लेकिन जिन 2 सेक्टर्स की बात हो रही है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक। तो ये था 28 जुलाई का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा है, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं आई विल बी रेडी टू रीड इट। ओके, बाय बाय।